तो जी एक बार फिर से हम हाजिर हैं क्रॉसओवर पॉडकास्ट में। मैं साद अहमद खान और मैं अमीर ज़ुहैर। और ये है हमारा 3rd एपिसोड। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों की जो अप्रिसिएशन मिल रही है, उसका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे सजेशंस भी आए हमें, लेकिन उसमें से हमें फिल्टर डाउन भी करना पड़ा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आज बात करने। तो ओवरऑल काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम था जिस पे आज हमने बात करनी है। तो मैं चाहूंगा कि ज़ुहैर साहब स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करूं? हाँ, मैं क्योंकि ओपनिंग करते हैं ना, मैं नहीं मैं तो क्रिकेट में भी और दूसरी जगह मैं स्टैंड अप में भी। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने औरत मार्च अभी कवर किया, सबसे बड़ा अच्छा, एक हाइप्ड मतलब इवेंट यू था। यू आर स्टार्टिंग विद अ बाउंसर। हाँ हाँ, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्यों मना किया जा रहा था? फिर हुआ तो उसका आउटकम क्या है? औरत मार्च मैंने अभी संडे को कवर किया है। आज क्या तारीख है? आज 11th है। 11th है, तो 10th को था, हम्म। ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे। हम्म। तो मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी आस्क्ड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन टू गो एंड कवर औरत मार्च। तो पहले एक तो सबसे पहले आई वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ ऑल द प्रोपेगेंडा। वो सारी चीज़ें, मतलब विक्टिम क्या, नजर ही आ रहा था कि वो सारा प्रोपेगेंडा और सारी जो चीज़ें चली हैं औरत मार्च को लेके। तो मैं भी एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ गया था औरत मार्च को कवर करने। और जब मैं गया तो ऑब्वियसली एक रिपोर्टर का काम और एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर पर्सनल ओपिनियंस आर, यू हैव टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू स्पीक देयर माइंड, एवरीवन टू शोकेस देयर ओपिनियन। तो जब मैं वहां गया, तो अब आप क्या मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं या एक जर्नलिस्टिक नहीं ओपिनियन नहीं, पूछ रहे हैं? जर्नलिस्टिक पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम पर्सनल पे आएंगे ना। अच्छा, पर्सनल तो फिर हमें देना ही है। जर्नलिस्टिकली तो मैं समझता हूँ कि एक राइट है सबका कि मार्च करें, प्रोटेस्ट करें, जो भी करना है करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, और स्टेट को चैलेंज ना करें। हाँ। और जो रूल्स डिफाइंड है उन्हीं को रहकर जो है वो तमाम जो भी एक्टिविटी आपने करनी है, तकरीर करनी है, जो भी करनी है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहकर करनी चाहिए। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन एज सही सिटीजन। है। तो मैंने जब वहां देखा तो काफी हद तक मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 95 to 98% ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी। हो रही थी। जाहिर सी बात है, वो लॉजिस्टिकल थोड़ा सा मिसहैप जो होता है, वो तो जाहिर सी बात है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इतना बड़ा पब्लिक या प्रोटेस्ट या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जब करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे मिसहैप तो हो ही जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। दैट वाज नॉट एन इशू। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत तरीके से बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किए, जो है वो औरत मार्च उन्होंने किया। पहले तो एक गैदरिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मार्च भी निकाला। और इससे मेरे ख्याल से इस गैदरिंग से एज सच किसी को प्रॉब्लम कभी थी भी नहीं। सही है। प्रॉब्लम उन स्लोगन से सबसे पहले जब 2018 में मना हुआ। क्यों किया गया था, वो ये थी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम नहीं बना तो इस दफा जो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी, और वो ये हुआ कि जो लीड ऑर्गेनाइजर्स हैं औरत मार्च की, जिनमें शीमा किरमानी साहिबा भी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उससे जरा मामला थोड़े से बिगड़े। वजह जानना चाह रहा हूँ, अरेस्ट क्यों किया? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट के लिए जो है ना, वो जो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है, उसको जो भी आप नाम दें, लेकिन मौजूदा जो रियासत है उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं उस रियासत के। और ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। उनमें से एक है कुछ ऐसी तंजीमें, जिन ये डोंट्स बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि हमारे बलूच प्रोविंस से ताल्लुक जिनका है, बलूचिस्तान के प्रोविंस से, वो तंजीमें बेसिकली स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जोश में और एक विमेन एम्पावरमेंट का एक एजेंडा लेकर, एजेंडा क्या, एक ऑब्जेक्टिव एम लेकर, कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजर्स या कुछ जो वहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें पिछले औरत मार्च में, या उस जो उनकी जो औरत मार्च की जो लीडरशिप है, उनके ओपिनियंस उन्होंने कुछ इस तरह वॉइस किए कि एक डर था स्टेट को कि यार इस औरत मार्च में भी कहीं वो इस तरह के स्लोगन्स ना हो जो कि उन तंजीमों की या तो सपोर्ट में हो, या तो उन तंजीमों के जो मैनिफेस्टो से अलाइन करते हैं।
ओके। तो जब इनको अरेस्ट किया गया शीमा किरमानी साहिबा को, तो जो मौजूदा हमारी सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं, और उन्होंने तो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया। मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो इल्म ही नहीं था इस सब चीज़ों का। लेकिन ये और बड़ा सवालिया निशान है कि आप जिस सूबे पे रूल कर रहे हैं वहां पर आपको यूनिलैटरल एक्शन पुलिस ले रही है और पता ही आपको नहीं है। पता ही नहीं है, तो दैट इज, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ज्यादा कंसर्न है। खैर, कीपिंग दैट असाइड, तो जब मेरी उन रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, उन्होंने खुद इस चीज को कंडेम भी किया, कहा कि भाई इस तरह अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कंडीशनल एनओसी जारी हुई, तब एक पिक्चर क्लियर होकर आ गई कि भाई क्यों उठाया गया था, क्या उसके पीछे वजूहात थी, और एक चीजें क्लियर हो गई कि यार क्या कहकर छोड़ा गया कि भाई आपने क्या नहीं करना। ओके, तो डोंट्स दे के उनको भेजा। डोंट्स देकर भेजा, और ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत स्मार्टली उन्होंने चीजों को एग्जीक्यूट किया। ये तो मेरा सहाफती ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो एज एन इंडिविजुअल जब मैं वहां गया और मैंने एक इंडिविजुअल लेंस से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी इंसान ही हैं, रिपोर्टर रिपोर्ट भी तो करता है लेकिन एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन भी उसकी होती है। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल जो मैंने चीजें देखी, उनमें मुझे लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पोलराइज्ड है, ओके। दो एक्सट्रीम्स में बटा हुआ है। एक एक्सट्रीम बिल्कुल फार लेफ्ट के लोग हैं जो कि एक लिबरल और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन मसला उनमें भी नहीं है। मसला कुछ ऐसे जो आपको बहुत दफा दिखा भी है औरत मार्च के, जब भी कोई गैदरिंग या कोई, जब इस प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज, जब कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें आपको दिखा भी कि बहुत जगह कुछ डिफरेंट एजेंडा पुश किया जाता है। सही है। वो जो सुन रहे हैं वो समझदार ही हैं कि क्या एजेंडा पुश किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि औरत और फिर एक और उस औरत मार्च का एक हिस्सा ये भी था जहाँ पर बड़े डिसिप्लिन से लोग आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग जो खुद विमेन एम्पावरमेंट में और खवातीन के हुकूक और उन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो आए हुए थे और बहुत तरीके से आए, बैठे, बात सुनी। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि जो बैकवर्ड मुतवस्सित तबके के भी लोग थे, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ के जो हमारे अर्बन रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस दफ़ा मुझे अच्छी खासी दिखी कि बहुत सारी खवातीन जो कि गांव देहातों से जिनका ताल्लुक है वो आई, उन्होंने अपनी रुदात सुनाई, अपनी जो जबर उन पे होता रहा है इस जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम में, जो जबर उन पे हुआ है, होता रहा है और हो रहा है और आइंदा भी होगा, वो उसका उन्होंने लोगों को बताया। और लोगों में एक कुछ हद तक लोगों को पता चला कि यार इस वक्त कितनी डिप्लोरेबल सिचुएशन है खवातीन के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए जो कि गांव देहात और एक फ्यूडल और एक कबायली निज़ाम में जो सरवाइव कर रही हैं, सरवाइव ही कहेंगे, जी तो नहीं रही, सरवाइव ही कर रही हैं। तो वो जब किस्से मैंने सुने और उनके और जो एट्रोसिटीज़ उन्होंने अपनी बताई जो उन पर हुई हैं, तो मुझे लगा कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इन खवातीन को हुकूक दिलाने के लिए बहुत कारबंद साबित हो सकता था, वो प्लेटफॉर्म हाईजैक हो रहा है एक डिफरेंट एजेंडा के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर औरत मार्च की लीडरशिप अगर इन एरियाज पर ज्यादा फोकस करे तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्या कहेंगे आप, एक और सक्सेसफुल तरीके से इस चीज को, विमेन एम्पावरमेंट को वाकई लेजिस्लेशन के थ्रू पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। लेकिन जो डिफरेंट एजेंडा है ना दूसरा, वो इसको मतलब वो कहते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। सही है। तो वो 2 स्टेप्स जो बैकवर्ड खींच रहे हैं ना, दूसरा जो एक तबका है जो इसमें इन्वॉल्व हो गया, आई थिंक औरत मार्च की लीडरशिप को उस तबके को एट बे रखना पड़ेगा और प्रॉपरली विमेन के जो एजेंडा है उसको आगे लेकर फुल। जैसे आपको कौन सा स्लोगन है जो आप बोल रहे हो कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गलत बात है? देखें आप, स्लोगन तो देखें एक इंडिविजुअल वॉइस है। अब मैं अगर किसी के स्लोगन पे यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगेगा कि यार वो एक बहुत ही बिलो द बेल्ट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब औरत, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एज अ पार्टिसिपेंट जाता अपना कोई भी स्लोगन बना के ले आके लहरा देता तो उसका जिम्मेदारी उसकी लीडरशिप पे थोड़ी है। औरत मार्च लीडरशिप पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं या कोई भी थर्ड पर्सन देख रहा है उस पूरे सिचुएशन को, एग्जैक्टली, तो उसको तो यही लगेगा कि अच्छा यही लोग तो पुश कर रहे हैं ये चीजें। तो ये बेसिक कंफ्यूजन जो मैंने आइडेंटिफाई की, वहां पर अच्छे बहुत सारे लोग आए हुए थे, हर तबके हर बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे और हर कोई अपना एजेंडा लेकर आए। एक हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत
मतलब नामवर फिल्म मेकर हैं, वो आए हुए थे, वो अपना एक डिफरेंट एजेंडा लेकर आए हुए थे। ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन ऑफ ईमान मजारी एंड हादी अली चट्टा। तो वो उसके बाद क्योंकि प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है हर चीज हर तरीके की प्रोटेस्ट के लिए, हर तरीके की फ्रीडम राइट्स के लिए। लेकिन वही बात है कि जो प्लेटफॉर्म विमेन सेंट्रिक है और औरतों के हुकूक से मुतालिक है, तो उसको औरतों के हुकूक से मुतालिक ही रखना चाहिए। सही बात। उस प्लेटफॉर्म को अगर आप दूसरे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को अगर आप दूसरी एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर जो अब जैसा एक स्लोगन है कि सर मैं फहाश हूँ तो और थोड़ी बदमाश भी हूँ, कुछ इस तरह का था ना वो। हाँ, वो क्या था वो? फीलिंग लाइक फहाश एंड बदमाश का था मैंने। सही है। तो वो अभी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप दो सिचुएशन को कंपेयर करो, एक औरत जिसकी जान के लाले पड़े हुए और एक दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि फीलिंग लाइक फहाश एंड बदमाश, वो थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद ही वही बता रहा हूँ ना, आपने खराब कर दिया इसको, जो अच्छी खासी चीज चल रही है। मैं वही बोल रहा हूँ, दो पोलर ऑपोजिट्स हैं, दो एक्सट्रीम्स पे चीजें ऑपरेट हो रही हैं। तो अभी मुझे ये लगता है कि मोबिलाइज करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक एजेंडा। ये पर्सनल ओपिनियन, हाँ, ये पर्सनल ओपिनियन है। एजेंडा को क्लियर कर रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि औरत मार्च का जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये तरीके से ऑपरेट करे तो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस हैं उनको इन्वॉल्व करें तो बहुत अच्छे तरीके। देखें, जब तक मुल्क में लेजिस्लेशन नहीं होगी ना, कोई चीज नहीं हो सकती। और उसमें एक और बात भी तो ये है ना कि देखो, ये लेजिस्लेशन भी जब जाएगी जब अवाम एक कॉज के लिए यूनाइट हो, जब अवाम में ही बटे हुए लोग औरत मार्च को लेके, जब अवाम में ही इतने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आधे लोग इसको बिल्कुल ही जो है ना दस्तरस कर देते हैं कि भाई ये तो बेकार की चीज है, ये तो जो है ना एक प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं। लेकिन मैं वही तो मेरा हमेशा से पॉइंट यही था कि यार उन औरतों के बारे में बात की जाए जिन औरतों तक आपकी रसाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है उन औरतों के साथ हो क्या रहा है। और फाइनली अब जब वो ये चीज होने लग गई है तो अब आप उसको दूसरी चीजें लाके उसको खराब नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा शहर की औरतों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उनके साथ तो हमें सबको पता है कि कलेक्टिवली कि उनके साथ तो बुरा ही हो रहा है। बिल्कुल सही है ना। तो अब इस कॉज को हम एटलीस्ट किसी तरीके से इस तरह से शेप करें कि उनकी जिंदगियां थोड़ी बदल सके। और विमेन एज एन इंडिविजुअल, उसकी जिंदगी इस मुल्क में थोड़ी आसान हो। हाँ, ठीक है। अभी वो गुलाम भारो, मैं आई एम सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग द नेम रॉन्ग, उस बेचारी के साथ जो हुआ, आप खुद सबको बड़ा वो वाइडली रिपोर्टेड केस है। बिल्कुल। तो आपको ये लगेगा यार कि एक औरत को, एक सिंगल औरत को कुछ गुंडों से, गुंडा ही कहूंगा मैं, उसका शौहर था और मामू था, गुंडे ही हैं वो। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जो है ना वो बिल्कुल ही निचले दर्जे के मर्द हैं जो अपनी औरत पे या एक औरत पर अपना जोर चलाने के लिए, और इज्जत की खातिर, तो इज्जतें पता नहीं है कौन सी इज्जतें हैं जिनकी खातिर सदियों से औरतें मरती चली आई हैं। हमेशा वो इज्जत हमेशा पता नहीं क्यों वो हाथ उठने पे ही रही है हमेशा, कि वो हाथ उठने से ही इज्जत जो है ना सेफ रहेगी। नहीं, बहुत ही आगे चली गई, तो जाने जा रही हैं भाई। हाँ, क्योंकि नॉर्मलाइज कर दिया ना, वो पता है, नॉर्मलाइज हो गया। इट्स शॉकिंग फॉर मी, बहुत शॉकिंग। अब तो खैर यहाँ पे खून रेजी नॉर्मलाइज ही हो गई है। एक किताब आई थी जोहर साहब, डेक्लन वॉल्श, मेरी उसके साथ कोरिस्पॉन्डेंस भी रही। बड़ा अच्छा आदमी है। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन पाकिस्तान। उसको 2013 में इलेक्शन डे पे, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, जब नवाज शरीफ PMLN जीती थी, उसको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके हमारे मुल्क ने निकाल दिया था, डेक्लन वॉल्श। उसकी किताब है 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें उसने अकबर बुख्ती साहब का इंटरव्यू किया था 2000, जब वो हाइडिंग में चले गए थे, और 2003-4 की बात होगी। तो उसमें ही आस्क्ड रिगार्डिंग ऑनर किलिंग इन बलूचिस्तान, और ख़वातीन की जो ये जो इज्जत के नाम पर ख़वातीन का जो कत्लेआम होता है बलूचिस्तान में और सिंध में, इस पर उसने बात की। तो अच्छा, बुख्ती साहब मतलब UK के पढ़े हुए, पूरी दुनिया घूमी हुई, इन बेइंतहा के बाद पैसा और वो उस टाइम जब वो डेक्लन वॉल्श ने जब इंटरव्यू किया था, वो अपने बच्चों को, जो बच्चे वहाँ छोटे बच्चे थे, उनको होमर पढ़ा रहे थे। सही है। होमर मतलब जिस पर मूवी भी आ रही है अभी, क्रिस्टोफर नोलन की, द ऑडिसी। उसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, बड़ी जबरदस्त पोएम्स हैं, इलियड एंड द ऑडिसी। सही है। तो वो होमर पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, मतलब बच्चे जो थे। उससे सवाल किया कि ऑनर किलिंग से मुताल्लिक, तो डू यू नो व्हाट ही सेड?
ही सेड, उसने एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि भाई एक औरत ने अपनी मर्जी से शादी करी, सही है, और उसको मार दिया गया। तो ही सेड शी रैन अवे फ्रॉम हर हाउस एंड क्या कहेंगे, ट्रैम्पल्ड हर हाउस, मतलब हर होम्स ऑनर, हर पेरेंट्स ऑनर अंडर हर फुट व्हेन शी रैन। शी वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, शी वाज किल्ड एंड हर फैमिलीज ऑनर वाज रिस्टोर्ड। ओह नाइस। तो ये हाल है, ये मेंटेलिटी है जो पढ़े लिखे तबके के एक टॉप टियर। बिकॉज मुझे लगता है वो ट्रैप्ड है ना उस माइंडसेट में। अब वही चक्कर है ना, जब तक ये माइंडसेट जो है वो नहीं चेंज होगा, जब तक ये माइंडसेट इस मुल्क से खत्म नहीं होगा, तब तक भाई आई एम सॉरी, औरतें इसी तरह मरती रहेंगी, इसी तरह हम बात करते रहेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे, अल्लाह खैर सलाम वाली बात है, कुछ होगा नहीं इसमें। हाँ, बट वी होप के ये चीज़ें बेहतर हो थोड़ी सी, और थोड़े से लोगों को भी जो है ना इस चीज़ को लेके जिस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं सिचुएशन को, शायद उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट अगर आप हैं तो सामने वाला भी उतना ही एक्सट्रीमिस्ट है, एंटी एक प्रोपेगेंडा में। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ तरीके से हो तो उसका तरीकेकार यही है कि आपको इंसान को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा। आपको जो इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब ये बात कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी पॉइंट टू डिफेंड योर सेल्फ और योर कॉज, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको असर तो होना नहीं है। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ हुई है कि बांग्लादेश से हम फाइनली जो है ना हार गए, एक बांग्लादेश ने अपना मैच जीत लिया। अच्छा, बांग्लादेश ने अपना मैच जीत लिया। अच्छा, ठीक है, मैं यही बात कर रहा था। माशाल्लाह पीएसएल होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि जो है ना, ओहो हो भाई ये नया टैलेंट है, ये ऐसा नहीं, मैं मिला नहीं रहा, मैं उसी वही बात कर रहा हूँ कि वो जो एक ओवरऑल अप्रोच है ना हमारा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप, हालांकि एटीट्यूड बहुत पूरा है हमारा, एटीट्यूड इस सेंस में पूरा है कि सलमान अली आगा ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 4th डे के एंड पे कि अगर बांग्लादेश ये एक टफ फाइट होगी बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश बहुत ब्रेव माना जाएगा अगर उन्होंने 260 तक हमें बनाते हैं वो और हमें 260 का टारगेट दे देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे तो हम चेस करने पे ही जाएंगे। और 277 का बांग्लादेश ने उनके हिसाब से टारगेट दिया कि ये लो और साथ में 70 ओवर भी ले लो, सही है। और उसके बाद 70 ओवर में ये हाल हुआ कि आप 100 रन से वो मैच हार गए, सही है ना। अब्दुल्ला फजल नाम है, अब्दुल्ला फजल भी हैं और उसमें एक हमारे ओपनर भी हैं, अब्दुल्ला फजल तो वन डाउन आते हैं और he played very well, लेकिन वही बात है कि a knock that doesn't give you the match is the problem is कि एक आदमी जो ओपनर पे आप इतना पुराना पिछले 8 साल से खेल रहा है मामूल, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशंस में आप उन्हें पिच पे नहीं देखोगे कभी भी। आप नए वॉइस को ही देखोगे, आप नए वॉइस को ही देखोगे, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सलमान अली आगा भी हमेशा से खेलता हुआ आया, एंड में आज नहीं चला, बट वो एक उसका प्रीवियस रिकॉर्ड तो अच्छा ही रहा है कि वो एक एंड सिचुएशन में अच्छा निकाल के दे देता है मैच। रिजवान वही हमेशा की तरह वो बॉल छोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उसको बॉल छोड़नी ही है तो तुम आओ ही मत ना बाहर, तुम ये काम ड्रेसिंग रूम में ही करते रहो, अपना कुछ भी करते वो, मतलब ये क्या बात है यार कि आप मतलब, मुझे इसीलिए तो अब वो शान मसूद के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फाइनली, ठीक है ना। और वो पता नहीं ये बोले जा रहे उसके अब्बा ब्रिटिश हैं तो उस चक्कर में पर्ची है और ये है और यार पर्ची का तो आपको क्या कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। अच्छा, केस इन पॉइंट हमारे साहबी बिरादरी से ही ताल्लुक है। अच्छा, हाँ समझ गए होंगे आप। ठीक है सही है। तो अच्छा, लेकिन अब देख लो फिर ऐसे में तो आप फिर क्रिटिसाइज करना फिर बनता नहीं है ना, जब टीम ही सिलेक्ट की हुई है, सही है। रमीज राजा तो खुले में आ गए ना, रमीज राजा तो बिल्कुल ऐसा किसी ने रस्सी खोल दी उनकी। अच्छा, रमीज राजा खुले में जो है ना वो सर मारते फिर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है ना ये जो कोचिंग स्टाफ है ये बिल्कुल फारिग है। अच्छा, ठीक है ना, ये जो टीम सिलेक्ट की हुई है ये फारिग है, सही है। आपने कमेंटेटर्स का क्या बारे में, कमेंटेटर की तो बोला वही अच्छा, फाइनली कमेंटेटर ही है पाकिस्तान से जो एक कमेंट्री बॉक्स में रमीज राजा की एक वीडियो भी निकली थी, क्या देखी आपने? वो खुश थे, बहुत खुश थे। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो भूल गए थे कि भाई मैं आवाम देख रही, कैमरे में हाथ हिला दे। नहीं, उन्होंने ये किया जानबूझ के, ये क्योंकि उन्होंने बोला तुम लोगों ने खेलना नहीं, मैं तो खेलूंगा जितना मैं थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ, मैं तो अपना गेम निकालूं, तुम लोग तो हरामजादो, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन मैं एंटरटेन कर दूंगा, मैं करूंगा एंटरटेन भर, लेकिन ये लड़कों ने भर भर के गाली दी रमीज भाई को। लड़के क्यों दे रहे हैं गाली?
क्योंकि लड़के वहां नहीं है। हाँ। मैं तो खुश हूँ नवीद भाई के लिए। अच्छा। राजा साहब के लिए मैं खुश हूँ बिल्कुल। राजा साहब अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, और अपने हिसाब से टेस्ट मैच लगाया हुआ राजा था। साहब वो टेस्ट मैच नहीं था, वो था T20। जल्दी अच्छा। जल्दी करके आपको फौरन जो है ना कमेंट्री पे आना भी तो है, बैक टू द गेम भी तो है फिर अच्छा। सीन। लेकिन ये है कि ये मुझे वाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छा। मेरा पर्सनल, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। लेकिन हैं वैसे कितने, 3 टेस्ट हैं? हाँ, 2 या 3 टेस्ट हैं। और जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वाइट वॉश ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह की पिचेस हैं, शाहीन अफरीदी के पेस पे भी हो रही है बात। हाँ, 128 मेरे ख्याल से। हाँ। मैं वही आपसे बोल रहा था शादी के बाद वाला, आप मान नहीं रहे थे बात ये, और आप बोल रहे थे पाकिस्तानियों का मसला है। अबे यार, 128 से ऊपर लड़के की पेस नहीं जा रही। तो भाई अब क्या करें फिर, क्या करें अब, मुझे बताओ क्या मैं तो करना बोलता हूँ चाहिए? जब तक बाबर आजम ने जैसा, जब तक क्रिकेटिंग करियर में शादी नहीं करो, मैं तो बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाओ कि कि जब शादी तक होती है, आप सैलरी आधी हो आपकी जाएगी। शादी समझ लो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से हुई हुई है। अच्छा। हाँ, इन्हीं के साथ उठना है, इन्हीं के साथ बैठना है, इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। औरत मार्च के बाद क्रिकेट मार्च भी निकलेगा फिर, ठीक है। सालों ये शादी भी नहीं करने दे रहे। लेकिन बहरहाल एक और न्यूज बहुत सर्कुलेट हुई है अभी, आप ही बता रहे थे और मैंने भी देखा, विजय थालापति। विजय थालापति भाई, ये अच्छा, ये मुझे बताना, ये अच्छा थालापति। उन्होंने, मैंने वो स्टेटमेंट देखी थी कि कोई मुसलमान कोई हिंदू वाला चक्कर नहीं होगा। नहीं नहीं, वो बंदा बड़ा प्रोग्रेसिव बंदा है। अब अच्छा। लेकिन मैं आपको ना इसकी एक थोड़ी सी साइंस बताता हूँ, जो जिस तरफ दुनिया जा रही है। दुनिया अब उस पॉइंट पर जा रही है जहां पर स्लेब कल्चर जो है ना, सेलिब्रिटी कल्चर, वो जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब, इन सब, स्नैपचैट, इन सब चीजों से ना जो है ना, एक आपको देखेंगे एक सी ऑफ सेलिब्रिटीज पिछले डेकेड में, टेक्नोलॉजिकल बूम के बाद एक सी ऑफ सेलिब्रिटीज जो है ना वो इमर्ज हुए हैं। और नॉट नेसेसरीली फ्रॉम मूवीज एंड ड्रामाज और वेब सीरीज, और नॉर्मली एक सेलिब्रिटी बने हुए लोग, सही है, डिजिटल मीडिया की वजह से। अब उसका चक्कर क्या है कि जब ये सेलेब कल्चर की वजह से ना हो रहा ये है कि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड सेलिब्रिटी है ना, पहले तो ये होता था कि लोगों को सियासतदान होने की वजह से पहचाना जाता था कि यार ये बंदा सियासतदान है। अब लोग सियासत में आने से पहले ही इतनी फैन फॉलोइंग लेकर आ रहे हैं, सही है, इतना ज्यादा एक पर्सोना लेकर आ रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू पॉलिटिक्स। केस इन पॉइंट खान साहब। खान साहब पाकिस्तान में जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, मुझे तो लगता है खान साहब की फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से शायद उनमें टॉप 3 में आती होगी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। ऑब्वियस बात है। सही है, एक क्रिकेट स्टार एक आइकॉन था भाई, 90s का 80s का आइकॉन था, हमारा स्लैब आइकॉन था। अभी भी मतलब लाइक देयर इज नो कंपैरिजन। अब क्या है कि वो ये है पॉपुलिस्ट नैरेटिव, ये पॉपुलिस्ट कल्चर जो सियासत में आ रहा है। पॉपुलिज्म बहुत तेजी से जो है ना वो आगे बढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो जोसेफ विजय, इनका जोसेफ विजय नाम है, विजय थालापति बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज सिनेमा का जो उनका पूरा है ना। हाँ, तो वो जो है he played a very smart game when it comes to politics. चक्कर उन्होंने क्या किया, ये कोई पार्टी तो उन्होंने 2 साल पहले बनाई, लेकिन वर्किंग बहुत पहले से हो रही है भाई। वर्किंग इसकी बहुत पहले से हो रही है और बहुत स्मार्टली और कनिंगली इन्होंने, पता नहीं 85,000 90,000 को इनके फैन क्लब्स थे, उनको इन्होंने मोबिलाइज किया। मोबिलाइज करके फिर इन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए पहले तो ग्राउंड लेवल पे काम शुरू किया। सही है। इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, इफ्तार कंडक्ट हो रही है, ये है मुस्लिम कम्युनिटी से भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हिंदू कम्युनिटी से भी, हर कम्युनिटी को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज किया। सही है। और जाहिर सी बात है, जब आप एक आइकॉन होते हो तो वो आप रिलीजन के परे जाकर एक आइकॉन होते हो। सही है। अब अगर ये साउथ के बहुत बड़े अगर ये हीरो हैं, तो साउथ में जो मुसलमान रह रहा है उसके भी हैं, जो हिंदू रह रहा है उसके भी हैं। सही बात है। तो स्लेब कल्चर का ये एडवांटेज है। सही है कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, इन सब से हटकर एक सेलिब्रिटी जो है ना वो लोगों को यूनिफाई करने में, स्पेशली इन साउथ एशिया, यूनिफाई करने में कामयाब रहता है। इन्होंने क्या किया, अपने जब फैन क्लब मोबिलाइज किए और उसके साथ फिर इन्होंने लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी किया और बहुत अच्छे तरीके से उसमें इन्होंने परफॉर्म किया। फिर इससे इनको अंदाजा हुआ कि हाँ यार, मैं अगर जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर अगर मैं जीता नहीं तो कम से कम एक बहुत सिग्निफिकेंट डेंट जरूर मारूंगा। बिकॉज जो पार्टी के साथ इनका मुकाबला था, जिसके
जो डीएमके नाम था उस पार्टी का, सही है, इनकी पार्टी का नाम टीवीके है, उनका डीएमके है। तो डीएमके के जो लीडर है एमके स्टालिन नाम है उनका, वो द्राविडियन आइडियोलॉजी, जो अगर आप जिसको समझ नहीं है क्या है वो गूगल कर ले, द्राविडियन आइडियोलॉजी पर वो पार्टी जो है वो ऑपरेट कर रही थी। वो ऑलमोस्ट 50-60 साल से जो है ना वो वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी हुई थी वो। और एक पार्टी जो कि एक एम्ब्रॉइक स्टेज पे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए 2 साल कुछ भी नहीं होते यार, सही बात है, वो पार्टी ने उसको इलेक्शन हरा दिया। अब लोग तो देख रहे हैं कि यार ये 2 साल में हुआ है, लेकिन पिछला जो इसने स्मार्टली बहुत वर्किंग की है, और तमिलनाडु में जो इसने मोबिलाइजेशन शुरू की है अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज करते हुए, तो वो बड़ा स्मार्टली इसने उस चीज को कैश कराया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब एक और भी इसमें एक वो है, जब ये अच्छा, इनको खुद शायद, मुझे मेरा ओपिनियन, इनको खुद नहीं अंदाजा था कि मैं सीएम ही बन जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि हुआ ये कि वो 118 का बेंचमार्क है तमिलनाडु में, कि अगर आपके पास 118 सीट्स हैं, सही, या सब अलायंस मिला के 118 एमएलएज अगर आपके पास हैं, तो गवर्नर फिर आप जो है ना वो असेंबली का सेशन कॉल करता है और फिर वोटिंग होती है। इनके कुछ 10, 12, 13 कम थे। अब आप सीन सुनो, इनको पहले, अच्छा, जो डीएमके थी ना, कांग्रेस उसके साथ पहले से अलायंस थी, लेकिन इस दफा कांग्रेस ने उनसे अलायंस तोड़कर इनको सपोर्ट कर दिया। ओके, हाँ, तो 2-3 एमएलए इनके आ गए। सीपीके है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, सीपीआई है या सीपीके है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट कर दिया। तो इनको जो है वो, इनके 118 का नंबर जो है ना वो पूरा हो गया इनका। ये पहुंचे गवर्नर के पास। जब गवर्नर के पास पहुंचे तो गवर्नर ने कहा ऐसे वर्बली नहीं, आप साइन लेकर आए। ओके, 118 के 18 एमएलए का साइन चाहिए। ये साइन लेने गए, तो अब एक दफा चले गए, फिर दूसरी दफा गए। दूसरी दफा जब साइन लेके गए तो एक इनका जो अलायंस पार्टी थी, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे तो 2 एमएलए के जो सिग्नेचर है वो तो जाली है। पीछे अंदरूनी कहानी चल रही थी कि देवर डिमांडिंग डेप्यूटी सीएम का पोजीशन। सही है। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बात की कि भाई ये तो जाली हैं, तो इन्होंने वीडियो रिलीज कर दी कि भाई उस एमएलए की सिग्नेचर करते हुए। अच्छा, हाँ, फिर ये तीसरी मर्तबा गए कि भाई ये जो है वो, नहीं, तीसरी दफा तो चले गए थे जब साइन लेके जब उन्होंने वो कर दिया। फिर जब उन्होंने वीडियो रिलीज करी और वो किया, तो फिर बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने अनाउंस किया, सही है, कि भाई ठीक है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सारी, फिर ये गए उनसे मिलने, टीएमके वालों से और सबसे, फिर उनके साथ इन्होंने कुछ एश्योरेंसेस दी होगी, कोई कैबिनेट में कुछ इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया होगा। उसके बाद फिर ये चौथी मर्तबा जब गए तो फिर जाकर गवर्नर इनसे मिले और फिर इन्होंने असेंबली कॉल की। वो आप अगर देखें, इन्होंने बड़े स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम है या कौन सा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में इन्होंने ओथ लिया, ओथ सेरेमनी इनकी वहीं हुई। और मतलब उसने पूरा अप्रूव कर दी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को, विच इज आई थिंक इट शुड बी स्टडीड। ये जो राइज है इनका, इट इज सिमिलर टू द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये अच्छा, आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका स्ट्रगल बड़ा लंबा है, उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, लेकिन उसका स्ट्रगल भी यही है कि क्या जो सेलिब्रिटी कल्चर के थ्रू आप इतने पॉपुलर तो हो जाते हो, और आपको सीट्स भी मिल जाती हैं, पहुंच तो जाते हो आप फिर उस केपेबल होते हो काम करने के? वही चक्कर है, वो तो वक्त बताएगा हाउ केपेबल विजय साहब इज और इज नॉट। लेकिन वही है कि उनकी सियासत में पॉपुलिस्ट जो नैरेटिव है, के मतलब वही जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है कि गरीब को रोटी दो, गरीब को ये दो, गरीब को वो तो चलता हुआ आ रहा है, और वो करते भी हैं। हाँ, करते भी होंगे इन कॉजेस के लिए। अभी इन्होंने 200 यूनिट के स्टार्स ही हैं जो ज्यादातर काम करते हैं। 200 यूनिट इन्होंने फ्री भी किए हैं, अच्छा, आवाम के लिए। फर्स्ट ऑर्डिनेंस या फर्स्ट जो उन्होंने पास किया है, ओह नाइस, अपना जो ऑर्डर है। हाँ। तो लेट्स सी कैसा अब लेकिन इससे बहुत ज्यादा चेंज होगी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्रेसिव, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा खतरा होता है ना ऐसी सिचुएशन में, वो होता है पॉपुलिज्म का। ओके, क्योंकि बातें तो सब बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, फिर डिलीवर करने की बारी आती है तो डिलीवर कर नहीं पाते। तो फिर ये जो लोगों जो डिवाइड है ना, बेसिक इश्यूज पर डिवाइड है, उसको यूज कर अपनी सियासत आगे लेके चलते हैं। ये आप खान साहब के ऊपर वो ब्लेम कर रहे हो? नहीं, खान साहब तो आप वो कर रहे हो? नहीं, हाँ, खान साहब ने इस तरह की खान साहब तो अब गालियां पढ़वाओगे तुम पॉडकास्ट के नीचे, गालियां तुम पढ़वाओगे। नहीं, खान साहब इज पार्ट ऑफ दैट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ना। हाँ, लेकिन हमारे खान ने काम किया है भाई। सही है, बहुत काम किया, 3 साल काम किया उन्होंने, पूरे 3 इयर्स काम किया था। 3 इयर्स। लेकिन एक और बताऊं आपको, राघव चड्ढा साहब जो हैं वहाँ पे, जो परिणीति के शोहर हैं, हाँ, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन। नहीं, आप छोड़ के,
आम आदमी पार्टी हाँ, छोड़ के आम आदमी पार्टी छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो यार दैट इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं तो समझता था वो खूबसूरत आदमी है तो समझदार भी होगा। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, अब आप कितने खूबसूरत है। नहीं है, आप गलत बात कर रहे हो, फिर मैं खान साहब ले आऊंगा बीच में। नहीं, लेकिन ये कुछ समझ, बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद यही था ना कि अब पावर चाहिए बेसिकली। ऑब्वियसली अब बात सीट है। चाहिए, मुझे कुछ व्हाई चाहिए। आर यू मतलब रनिंग फॉर इलेक्शंस, व्हाई आर यू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स? बिकॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मतलब गेन पावर एंड देन, हालांकि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी टू सर्व द पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। प्राइमरी जो इधर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा, या हर जगह ही पॉलिटिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पावर में पहले आए और फिर चीजों को दुरुस्त करें। मैं जो आपसे अभी बात कर रहा था ना, ये जो सेलेब कल्चर के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि यार इससे पोलराइजेशन बड़ी बढ़ जाती है। सही है। ये पॉपुलिज्म, हान म्यूलर की किताब है व्हाट इज पॉपुलिज्म, उसने कैटेगरीज में डिफाइन किया है कि पॉपुलिस्ट कौन कौन से होते हैं, किस किस कैटेगरी के होते हैं। तो आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको मोदी, बोल्सोनारो, ट्रम्प, खान साहब, विक्टर ऑर्बन, इन सब की तर्ज सियासत आपके सामने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की बातें करते थे, क्या इनका किस तरह का इनका रवैया था सियासत में, और किस तरह की सियासत को ये आगे लेके चले। सही बात है। सही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है नील पोस्टमैन की, वो उसकी बुक का नाम है अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ। ओके। उसमें जो जिनको नील पोस्टमैन अपना मेंटोर भी कहते हैं और अपना उस्ताद भी मानते हैं, वो है मार्शल मैकलुहन। मार्शल मैकलुहन अमेरिका के एक बहुत मतलब एक सक्सेसफुल, क्या कहेंगे, लेकिन सब्सटेंटिव और जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं। उनकी एक थ्योरी थी, वो थ्योरी ये थी, मीडियम इज द मैसेज। ओके। और उस थ्योरी को उन्होंने ये डिफाइन, इस तरह डिफाइन किया कि उन्होंने एक अमेरिकी सदर का जिक्र किया जो कि मेरे ख्याल से शायद 28th प्रेसिडेंट था, 29th, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 29th प्रेसिडेंट था, विलियम शाफ्ट या टाफ्ट करके उसका कोई नाम था, यूएस प्रेसिडेंट। बहुत मोटा था वो, एंड ही वाज नॉट अ वेरी गुड लुकिंग इंडिविजुअल। बाद में वो सदर के बनने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के, यूएस सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। अच्छा। तो वो बहुत मोटा था और बहुत ज्यादा ना उनकी उसकी जो है ना वो मतलब क्या कहेंगे आप, लुक वाइज इतना अट्रैक्टिव नहीं था। वो आर्ग्यू ये करते हैं, उस टाइम जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो रेडियो होता था। तो रेडियो का मतलब ये होता था कि जो हम रेडियो पे सुन रही है ना, मीडियम क्या है, रेडियो मतलब साउंड, ऑडियो। तो जो मीडियम है वही मैसेज है, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी आवाज होगी, जितना एलोकेंट वो होगा, जितना बहस करने में और अपना पॉइंट रखने में जितना वो अच्छा होगा, आवाम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। अब मीडियम क्या है, 90s में और पोस्ट मॉडर्न एरा में मीडियम कहते हैं टेलीविजन। टेलीविजन पे आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, एक सबकॉन्शियसली देख आपको, आप मीडियम क्या है, विजुअल मीडियम है ना, तो वो आपका विजुअल आपका बड़ा इम्पैक्ट करता है। विजुअली लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ जब इलेक्शन आया, इसीलिए रोनाल्ड रीगन जीत गया, क्योंकि एक्टर था, हैंडसम था। सही है। कैनेडी का भी इसी तरह का अपीलिंग पर्सनैलिटी थी। अब मीडियम क्या है, मीडियम है डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मीडिया ने सेलिब्रिटीज को और आवाम के दरमियान एक टाइम पे जो गैप होता था, उस गैप को बहुत फिल कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब सोशल मीडिया पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छा, जैसे जोहरान ममदानी को देख ले आप, जोहरान ममदानी की डिजिटल कैंपेन को मैं तो बोलता हूँ स्टडी करना चाहिए। जिस तरह वो डिजिटल, तो जितनी अच्छी इसकी डिजिटल कैंपेन होगी, उतना लोग मैसेज को नहीं देंगे। रियल हो गया ना। देखो सोशल मीडिया पे अब कोई भी चीज ऐसी नहीं चलने वाली जो बहुत ही आप तरीके से पोर्ट्रे करके जिस तरह टीवी पे दिखाते हैं, वो सोशल मीडिया इसके लिए था ही नहीं कभी भी। सोशल मीडिया इज लाइक बी रियल, वट एवर यू आर, बी ट्रांसपेरेंट एज मच एज यू कैन, क्योंकि उसी के बाद आवाम आप पे भरोसा करना शुरू करती है। तो जोहरान ममदानी वाली जो तुम बात कर रहे हो, वो जब एक वीडियोस ऐसी बना रहा है जो नॉर्मली एक ब्रांड अपने लिए अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करने के लिए बनाता है। जोहरान ममदानी ने हर उस पे, अगर आप वीडियोस की जाके रील्स देखोगे तो जो उसने एक तो रियल लोकेशंस पे खड़े होके उसने वो मेहनत की, हर वो पॉइंट पे आकर आपको 3-3 पॉइंट्स बता रहा है किस तरह से ये मसले हैं और किस तरह से मैं इसको हल करने जा रहा हूँ।
नेशन दे या जो लोग जो द ऑडियंस दे हैव नो अदर पॉइंट कि अच्छा ठीक है अगर वो ये सब कह रहा है हाँ, तो मतलब लेकिन विजुअल कितना विजुअल जो उसकी ट्रांजिशन है, अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन के हवाले से उसको जज करें, जिस तरह उसकी ट्रांजिशन है, जिस तरह वो वीडियो बनी हुई है, तो वो मीडियम ही है ना जो कि अट्रैक्टिव है। Exactly. अब वो सामने से कैमरा रखकर अगर बना देता, नहीं ऑब्वियस कितनी अच्छी बात करता। ट्रीटमेंट तो वो That is what I am अच्छा saying. करना ही पड़ेगा, हाँ, इसमें that कोई is- शक नहीं हाँ, है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मीडियम इज द मैसेज। तो आज यही हो रहा है कि तर्ज सियासत, अब वही बात है कि जो विजय जो जीता है, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा उसका वो चल रहा है, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी हड़ाहुड़ी हो गई। क्या हुआ? उनकी बीवी ने उनको तलाक दे दी, मतलब विजय को? डिवोर्स फाइल कर दी। हाँ, क्यों? एक एक्ट्रेस है हाँ। त्रिशा करके, तृष्णा करके, हाँ। जो उसमें भी आई है खट्टा मीठा में, हाँ। टुचकुले वाली फिल्म हाँ। में, उनके साथ उनका अफेयर सामने आ गया। तलपति चल रहा है। हाँ, और वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बाकायदा बहुत इमोशनल हो गई, और वो और बाकायदा सपोर्ट करने आई है। हाँ, क्या? त्रिशा या तृष्णा, आई डोंट नो। अच्छा हाँ, ये और तो बीवी पता बच्चे ही नहीं है, बीवी बच्चे यूके में, वो अटेंड ही की उन्होंने, अच्छा वो आई हुई है। नारदा कुंदो। हाँ, वही और यार। फिर उससे पहले मेरे ख्याल से कोई शादी में भी अटेंड किया, तो बाकायदा ट्रेनिंग की है दोनों ने, अच्छा। मैचिंग आउटफिट्स में एंट्री मारी है विजय देखो, भाई अब ने। मैं यहाँ आके बोलूंगा कि अब ये तो उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, नहीं, पर्सनल लाइफ तो है, मैं तो बता ऐसी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, Entertainment कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा कि सीएम हैंडसम सीएम है, वो भी हैंडसम है। अबे यार आप देख लो, आप हैंडसम लोगों का आप देख लो। इकरार साहब याद आ गए। इकरार साहब का जो है ना वो एक कौन है यार वो जो अभी इंटरव्यूज ले रहे हैं, वो बड़े खतरनाक ले रहे हैं, वो जवाद नाम है उनका। नहीं, वो एजाज सैयद नहीं यार, इरशाद भट्टी। हाँ, इरशाद भट्टी नहीं बॉस, अभी एक इकरारुल हसन ने कोई ट्वीट किया था इमरान खान के अगेंस्ट। हाँ, ओके, ये कैप पहन के जो ले रहे हैं ना, नहीं घर जाते रहे, तो बोले कौन से घर जाते रहे आप बताइए, तो फिर वो बोले मैंने क्या ट्वीट किया था आप बताएं। अच्छा, वो तुम उसकी जीशान की तो बात नहीं कर रहे? आई थिंक कि वो लोग भी बैठे हुए होते हैं उसके बैकग्राउंड में, वो जब वो बात चल रही थी तो लोग भी बैठे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे। चश्मे वाला है? नहीं चश्मा नहीं है यार बहरहाल होगा कोई, वो मुझे याद नहीं है। हाँ, सही है वो बहरहाल, लेकिन ये कि उनकी बात याद आ गई कि वो भी जो है ना खान साहब पे जो है ना अंधा बन के, इकरार साहब अंधे बन के जो है ना लगा रहे थे। अच्छा। और वो जो होस्ट है मुझे उनका नाम नहीं याद, बट गुद्दी से पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा। गुद्दी से वहीं पकड़ लिया उन्होंने, और अब बेचारे यार, लेकिन खैर इकरार साहब तो मुझे लगता है बहुत मासूम है, और वो अभी भी चीजें देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जो आपने पावर की बात की, यही सोशल मीडिया की पावर लास्ट ईयर या 2 साल पहले, नहीं मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, जो बनियानुल मरसूस और जो ओपी सिंदूर जो हुआ, वो उसमें सोशल मीडिया की मुझे ये अच्छी चीज ये लगी कि DGISPR ने एडमिट किया पब्लिकली, देख के दोनों फंसे हैं, बता नहीं उन्होंने एडमिट किया कि मैं अपने वॉरियर्स को, सोशल मीडिया वॉरियर्स को और बिना किसी पार्टी के नाम लिए अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों को, सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो भाई नैरेटिव की जंग है सरकार, पाकिस्तान ये जंग, क्योंकि देखें भाई हम तो घर में बैठे हुए थे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, आप कॉमेडी कर रहे थे, सही है नहीं ना, तो इसको लेकर भी आप लोगों ने किया ना, हमने जो भी किया, लेकिन हम दोनों अपने अपने स्पेसिफिक काम प्रोफेशन पे काम कर रहे थे, तो हम तो जाके हवा में देख नहीं रहे थे कि यार कितने जहाज क्या हो रही, क्या डॉग फाइट हो रही है, कौन किस पर खा रही है, कोई मतलब कोई लाइव टेलीकास्ट तो चल नहीं रहा था। जंग नैरेटिव की है, पाकिस्तान का नैरेटिव जीत गया और इंडिया का नैरेटिव हार गया। असल में मसला सारा ये है कि हम सेल्फ डेप्रिकेटिंग कंटेंट इतना करते हैं कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता आप किस पे हमारी इज्जत करोगे और किस पे नहीं करोगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम बम मार देंगे। तो कराची यूनिवर्सिटी का हाल बम मारने जैसा ही था। तो लोगों ने उस पर डबल डाउन करना शुरू किया कि अबे तू यहाँ से तेरी आर्मी आएगी, तुम लोग फंस जाओगे, अबे तुम लोग क्यों फंसोगे यार, और हरामजादा तुम बुला क्यों रहे हो उनको। लेकिन उन्होंने इस चीज का इतना मैंने वसीम बदामी की भी एक वो देखी थी जिसपे वो बता रहे थे लास्ट ईयर का, क्योंकि वो जब आए थे तो रीलिव किया उन्होंने वो पूरे सिचुएशन। तो वो बता रहे थे कि पहले तो ड्रोन्स आ रहे थे और इस तरह की, पहले तो वो 4 प्ले चल रहा था ना, इंडिया पहले तो 4 प्ले कर रहा था कि अच्छा ड्रोन भेज दिया, कहीं मैच हो रहा है वहां ड्रोन भेज दिया, इन्होंने भी यहाँ से वहाँ IPL वाले मैच में भेज दिया, दोनों मैच बंद हो गए। ठीक है, पहले तो हमारा वाला तो नहीं बंद हुआ था, हमारा वाला तो कंटिन्यू चला था। नहीं हमारा वाला थोड़ा टाइम के लिए रुक गया था ना, नहीं वो बीच में थोड़ा सा वेन्यूज चेंज किए थे ना, क्योंकि इस्लामाबाद उन्होंने तो बीच मैच रुका था, हमारा कोई बीच, अच्छा बीच मैच नहीं, हाँ सॉरी, हाँ जब उन्होंने ग्राउंड के पास कहीं भेजा था खाली ग्राउंड, तो उन्होंने बोला अब ये देखो कितनी गलत, जिसका खुद का घर शीशे का है,
वो खुद कैसे किसी दूसरे पे पत्थर मार सकता है जाके भाई। तो उन्होंने तो डायरेक्ट ग्राउंड के बाद उन्होंने भी भेज दिया, उन्होंने मैच बंद करा दिया। वो ऐसा ही और वही मेरे लिए प्रॉब्लम ये कि अभी भी जो लोग बोल रहे हैं ना अटैक हो सकता है, आईपीएल चल रहा है, मतलब कर लो। हमारा तो हम बांग्लादेश में और जो मैच हम खेल रहे हैं आप कर दो जिस तरह के ताकि क्रिकेट तो बंद हो। आपके वाले तो अच्छा खेल रहे हैं आपको। तो वो मैं चीज देख रहा था कि वसीम बदामी ने बताया कि यार इन्होंने जब ये अनाउंस किया कि अब हम जो है ना इस ऑपरेशन का नाम है बयानुल मरसूस, और उसके बाद बोले एक के बाद एक अटैक होता रहा, और जो है ना उन्होंने जब जब अटैक हो रहा था वो जब जब आपको लाइव जो है ना फुटेजेस भी वीडियोस का तो मैं भी ये उन्होंने सेकंड करूंगा, क्योंकि फौरन वीडियोस आ रही थी, फौरन वो इसलिए छोड़ रहे थे ताकि फौरन सोशल मीडिया पे जाए और फिर बाकी काम तो फिर आवाम करनी है ना, आवाम ने कर देना बाकी काम। तो ये चीज मुझे मैं ये नहीं कि देखो आपके डिफरेंसेस जितने भी हैं वो अगर आप थोड़े टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए इस सिचुएशन के लिए अगर साइड पर रख के देखो तो आपकी आर्मी जो क्लेम कर रही है वो कर भी तो रही है, वो डिलीवर कर भी तो रही है। ऐसा तो नहीं है कि अब आप सोचो ना कि वो 4-5 दिन से कहानी चल रही थी, द डे दे डिसाइडेड कि अच्छा आओ लड़ना है, वो जो मुशर्रफ ने लड़ना है ना तुम्हें आओ लड़ते हैं फिर। तो फिर उसके बाद उन्होंने सुबह मैंने देखा वो 8 या 9 बजे तक सीज फायर हो गया था। नहीं, पाकिस्तान असल में एक इंडिया के मेजर जनरल रिटायर्ड है, वो ये कह रहे थे कि यार हम अवाम को ठंडा रखने के लिए अवाम अपने एक शुगल मस्ती में लगी रहे, हम पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान को अंडरमाइन तो करते रहते हैं अपने नेशनल मीडिया में, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि भाई इट्स अ न्यूक्लियर पावर, ऐसा आप आसान नहीं है कि आप जाकर एक महाज खोल देंगे, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन आप शुरू कर देंगे तो आपको हिट नहीं पड़ेगी, आपको भी उतनी ही जोर से पंच पड़ेगा। सही बात, आप उसके लिए तैयार रहें। सही है, क्योंकि जहाज आपके पास है, एयरफोर्स सेम कैपेबिलिटी है। सही है, क्वांटिटी का फर्क हो सकता है कि चलो हमारे पास 100 हैं, आपके पास 150 है, 200 है, 300 है, 400 है, क्वांटिटी का फर्क हो सकता है, क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी के बेसिस पे आप 7080 ही कर चिल्ला रहे हो। मतलब आप क्लेम करते हो कि हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो अच्छी क्वालिटी तो दिख गई ना फिर ना, अंदर बैठ कौन रहा है ये भी मसला है ना। वो तो मेरे ख्याल से जो एयरफोर्स के थे उन्होंने ये कहा कि राफेल एक अच्छे जेट्स हैं, लेकिन डिप्लॉयड प्रॉपर्ली, अगर कोई चलाने वाला आदमी ठीक हो सही है तो ये नहीं कह रहा कि उनको किसी ने डैडी आजम बोल दिया था। डैडी मिल्लत, सॉरी यार, ये आवाम है ना, ये आवाम सुधरती भी तो नहीं है ना, मतलब सारा ये तो मैं तो देख के परेशान। सोचो एक आदमी, उसकी भी फैमिली देख रही हो, वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी को, अब वो सोचो उनकी जो वाइफ है वो क्या सोच रही होंगी कि यार ये आदमी लड़ने गया है और वहां लड़कियां हैरेस कर रही हैं अगले को। आप ऐसे नहीं, अगला रातों रात मैं बोलता हूँ हीरो बन गया भाई, हीरो बन गया। वो हीरो नहीं, हीरो से ऊपर चली बात, तो हीरो से ऊपर चली। जिस तरह के मैंने ट्वीट देख रहा था, वो तो बात लड़कियां यही कह रही हैं कि मैं आपकी JF-17 हूं। अब ये कोई बोलने की बात है, ये आप गलत बात कर, एक तो JF-17 तेज निकल जाता है, तो तुम क्या बोल रही हो ये यार? अब क्या ये नताशा फ्रॉम फेज 8, ये तुमने क्या बात बोली है? कितनी गलत बात है ये, ऐसे नहीं बात करते आप किसी से। आप ये कह रही हो कि मतलब, और वो मुझे प्रॉब्लम इस बात से थी यार, एक आदमी बेचारा वो कोऑर्डिनेट्स बता रहा है बैठ के कि यार किस किस तरह से हमने नीचे को कमेंट पे ये एक औरत ये लिख के जा रही है यार किस तरह की गलत बात के जो है ना क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, वो इतनी गंदी बातें की उन्होंने नीचे यार। अगले आर्मी वाले बोल रहे हैं यार काम करो, तो फिर अब इन लोगों के मसले शुरू हो गए ये वाले कि यार उस वाला को हीरो बना दिया, इसको ये कर दिया, उसको हीरो बना दिया आपने। ये आप मुंह से निकल जाएगी कोई नहीं कमेंट, मैं तो बोलना भी नहीं जा रहा भाई, मगर वो लिख के जा रहे हैं, वो लिख के जा रहे हैं ये सब। अच्छा, और वैसे देखे मैं आर्मी वाले थोड़े हैं हैंडसम, तो निकल जाते हैं, फिट रहते हैं ना यार, फिट फिजिक उनकी। अच्छा हाँ, फिट भी तो रहते हैं वो लोग साथ में, ये भी एक है। तो ये